Hello students. So in the last lecture, we were discussing about sale by a non-owner. If a person who is not the owner of goods sells the goods, then what is the position? Okay. So in certain cases, we have seen that uh, the person who is not the owner cannot transfer a better title. Buyer acquires no better title than the सेलर. ओके, सेलर का पास ओनरशिप नहीं था, तो जो सब्सिक्वेंट बायर है उसके पास भी ओनरशिप नहीं आएगा. ओके, बट इन द केस ऑफ a mercantile agent having authority to sell goods, having possession of goods, can sell it on behalf of owner. है ना, मर्केंटाइल एजेंट ओनर के बिहाफ पे सेल कर सकता है और जो बायर है उसको बेटर टाइटल मिलेगा. इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. इफ दिस रूल दैट इज सेल बाय नॉन ओनर इज एनफोर्स्ड रिजिडली, इसको हम अगर काफी कंपल्जन के साथ फॉलो करते हैं, देन द इनोसेंट बायर्स, मतलब ऐसे बायर्स जिन्होंने गुड फेथ में गुड्स को खरीदा है, the buyers who have bought the goods in good faith, this is one of the essential condition, may be put to loss in many cases. किसी ने genuinely goods खरीदे हैं, है ना, भले उसने नॉन ओनर के पास से खरीदे हैं, बट अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है तो उसको काफी नुकसान हो सकता है. इसीलिए एक्ट में काफी एक्सेप्शंस बनाए गए हैं. ओके, लेट्स सी विच आर द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस का मतलब ये होगा कि जहां पे कोई नॉन ओनर भी अगर गुड्स बेचता है, हु सेल्स, नॉन ओनर, जो गुड्स का ओनर नहीं है, तो भी उसको वैलिड सेल माना जाएगा. और जो बायर गुड्स को अक्वायर करता है, उसका ओनरशिप अक्वायर करता है, उसका टाइटल बेटर होगा. ओके, दैट पर्सन विल बी हैविंग अ बेटर टाइटल. हमने फर्स्ट वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. विल क्विकली सी थ्रू इट. सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट माने ऐसा एजेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स में ओनर के लिए एक्ट करता है. A sale made by a mercantile agent of the goods for document of title would pass a good title to the buyer. माने सेलर के बिहाफ पे सेलर के एजेंट ने अगर गुड्स बेचे हैं तो बायर का टाइटल प्रॉपर हो जाएगा. बायर गुड फेथ में बाय करता है, ऐसा हो जाएगा. ओके, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं या कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं? The mercantile agent must be having possession of goods or document of title with the consent of owner. माने सेलर ने एजेंट को गुड्स का पोजेशन भी देके रखा है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी देके रखे हैं विथ परमिशन. नंबर 2, सेल इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ एज टोल्ड अर्लियर. हर एक केस में हम जितने एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं वो हर एक एक्सेप्शनल केसेस में गुड फेथ का होना जरूरी है. ओके, सो बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ. उसका कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, उसने चीटिंग करने के लिए एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, और बायर को कोई नोटिस नहीं था. बायर हैड नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट the seller had no authority to sell. क्योंकि एजेंट अपने ऑर्डिनरी कोर्स में एक्ट कर रहा है तो बायर को यही लगेगा कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, क्योंकि एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन भी था और उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे. नंबर 2, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स को
डिस्कस करने से पहले ऐसा कर सकते हैं, सपोज एक्स वांट्स टू सेल हिज कार फॉर एन अमाउंट ऑफ मिनिमम 50,000। एक्स को अपनी कार बेचनी है 50,000 रुपए मिनिमम में। इसके लिए उसने अपनी कार दी है वाई को, और वाई को ऐसा कहा कि तुम गाड़ी अपने पास रखो, पोजीशन अपने पास रखो, ये रखो डॉक्यूमेंट, है ना। आप इस कार को 50,000 रुपए मिनिमम, उससे ऊपर आए तो ठीक है पर उससे कम नहीं आना चाहिए। वाई ने कहा ठीक है, बट व्हाट वाई डिड, वाई सोल्ड द कार टू जेड फॉर ₹45,000। नाउ जेड ने 45,000 में खरीदा। एज सच एक्स ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था वाई को कि आपको 50,000 रुपए से कम में नहीं बेचना है, पर जेड को इस फैक्ट के बारे में पता नहीं था। जेड ने ये कार गुड फेथ में बाय की है। जेड हैज बॉट दिस कार इन गुड फेथ, इट मींस जेड विल हैव बेटर टाइटल। एक्स जेड के पास से अपनी कार वापस नहीं ले सकता है। व्हाट ऑल ही कैन डू इज कि वाई उसको 45,000 तो दे रहा है, पर एक्स वाई को कहेगा देखो मैंने तुमको बोला था 50,000 रुपए से कम में नहीं बेचना है, तो बाकी का 5,000 रुपए का जो लॉस है वो तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। नंबर 2, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, है ना। हमको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा। इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है that A, B and C are joint owners of a TV and VCR, and with the consent of B and C, VCR was kept in possession of A. VCR was kept in possession of A. तो A के पास गुड्स का पोजीशन था with the consent of B and C. Now let's see further. The property in the goods is transferred to any person who buys them of such joint owners in good faith. Suppose A के पास इसका पोजीशन था, A ने किसी बायर को ये गुड्स सेल कर दिए, और ये जो बायर है उसने गुड फेथ में बाय किया है और उसको ये नहीं पता था, बायर वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट A is not having the authority to sell, क्योंकि इन तीनों ने डिसाइड किया था कि सेल करेंगे तो जॉइंटली, कोई भी इंडिविजुअली सेल नहीं करेगा। बट इफ A सेल्स इंडिविजुअली, buyer buys the goods in good faith, buyer is not aware about the situation, उसको नहीं पता था कि ये तीनों भाइयों ने जॉइंटली खरीदा है, तो फिर बायर के पास से B और C गुड्स वापस नहीं ले सकते। Okay. Okay. Point number 3. Sale by a person in possession under voidable contract. Okay. तो voidable contract क्या होता है वो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लिया है। Okay. In which situation a contract becomes voidable? अगर आपका कंसेंट for a contract free नहीं है, if your consent under a contract is not free. How can we say that your consent is not free? If the consent is obtained by coercion, आपको धमकी देके, है ना, ऐसा कोई भी एक्ट किया आपके सामने, आपके परिवार वालों के सामने कोई भी धमकी दी, फिजिकल थ्रेट दिया, ओके, और आपको आपकी कंसेंट ले ली। नंबर 2 फ्रॉड, नंबर 3 मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर 4 अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब इनमें से कोई भी एक एक्ट का यूज करके अगर आपका कंसेंट लिया गया है, फिजिकल थ्रेट है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना,
इसका यूज करके आपका कंसेंट लिया था, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा voidable. The contract becomes voidable at the option of aggrieved party. माने X ने फोर्स अप्लाई करके फिजिकल थ्रेट देके Y का कंसेंट ले लिया था, ओके, और X ने Y के पास से फोर्सफुली, Y के पास 1 लाख रुपए के गुड्स थे, वो X ने 20,000 रुपए में ले लिए. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड, इट इज वॉइडेबल. मतलब अगर वाई कंप्लेन करता है कि देखो मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, मेरे से धमकी देके कंसेंट लिया हुआ है, तो मुझे मेरे गुड्स वापस चाहिए, मैं 20,000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, ऐसा वाई को कंप्लेन करना पड़ेगा. बट वाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करे, ओके, उससे पहले ही एक्स ने ये गुड्स सेल कर दिया. X sold this goods for 90,000 to someone. Let's take an example. तो जो भी बायर है उसको क्या फुलफिल करना पड़ेगा? अगेन गुड फेथ, एंड बायर वाज नॉट अवेयर दैट X is not the actual owner of goods. Okay. In this case, the buyer will have good title, even if एक्स के पास ओनरशिप नहीं था. बट इसमें बायर की कोई गलती नहीं है, बायर ने तो गुड फेथ में ही बाय किया है. बायर को कोई भी अवेयरनेस नहीं था कि यहाँ पे एक्स ने ये गुड्स वाई के पास से जबरदस्ती ले लिए हैं. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स fraudulently obtains a diamond ring from Y. This contract is voidable. Obviously, Y जाके कंप्लेन करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? कैंसल. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, है ना, वाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करे उससे पहले ही एक्स ने ये रिंग जेड को बेच दिया. ओके, जेड इज एन इनोसेंट परचेजर, जेड गेट्स द गुड टाइटल इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिक्वेंटली सेट असाइड. कोर्ट ने कहा कि एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सही मायने में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, फिर भी जेड के टाइटल को कोई इफेक्ट नहीं आएगा. देयर विल बी नो इफेक्ट टू द टाइटल ऑफ जेड. पॉइंट नंबर 4, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयरऑफ. ओके, तो again, suppose A has sold the goods to B. A ने B को ऐसा कहा है कि आपके घर पे 2 दिन में गुड्स का डिलीवरी हो जाएगा. B is waiting for the delivery of goods. तो गुड्स अभी भी A के पोजीशन में है और A इन गुड्स को D को सेल कर देता है. Now D again same conditions to be fulfilled. Okay, D is buying in good faith. उसको अंदाजा भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि यही गुड्स ऑलरेडी वो बी को सेल कर चुका है, बी के पास से प्राइस दे चुका है. मींस नो नॉलेज ऑफ प्रीवियस सेल. In such case, they will again get better title to the goods. Okay, तो यहाँ पे पूरा जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, that such person obtains the delivery thereof in good faith and without notice of the previous sale, he would have good title to them. Okay, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. नंबर 5, sale by buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him. मतलब उसको ओनरशिप मिले उससे पहले उसको पोजेशन मिल चुका है. ए ने बी को गुड्स का पोजेशन दे दिया है पर ओनरशिप नहीं दिया है. अब देखते हैं बी आगे क्या करता है.
Okay, where a buyer with the consent of seller obtains possession of goods. Obvious है, ए की कंसेंट, ए सेलर है, ओके, उसने बी को गुड्स का पोजेशन दे दिया है, ओके, ही मे सेल, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtains delivery in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller. देखो, सेलर ने इसको ओनरशिप नहीं दिया है, माने सेलर भले इसको पोजीशन दे चुका है, पर अगर सेलर का मन करेगा कि नहीं मुझे बी को नहीं सेल करना है, किसी और को सेल करना है, तो वो बी के पास से गुड्स वापस लेके किसी और को भी ओनरशिप दे सकते हैं। बी को गुड्स का पोजेशन दिया, उसका मतलब बी को ओनरशिप मिल चुका है, ऐसा नहीं है। ए ने क्लियरली कहा था मैं तुम्हें सिर्फ अभी पोजेशन दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग ओनरशिप। तो बी ने क्या किया, बी ने यही गुड्स जो उसके पोजेशन में थे उसको आगे सेल कर दिया या कहीं पे प्लेज कर दिया और उसके ऊपर लोन ले लिया। तो जिसने भी ये गुड्स बाय किए, बी ने बेचा, सपोज बी ने ये गुड्स बेचा डी को, ओके, तो डी अगेन सेम थिंग, टू बाय गुड्स इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ द लियन, मतलब इसके ऊपर एक्चुअल अधिकार ए का है ऐसा उसको पता नहीं था, ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द सेम, ओके। इन दैट केस डी का टाइटल बेटर रहेगा क्योंकि उसने तो गुड फेथ में खरीदा है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। However, a person in possession of goods under a hire purchase agreement which gives him only an option to buy is not covered within this section unless it amounts to sale. मतलब मैंने किसी शोरूम से व्हीकल खरीदा है ना, कुछ अमाउंट डाउन पेमेंट दिया और बाकी का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में देने वाला हूं, तो जो शोरूम ओनर है उसने मुझे, माने मैं बायर हूं, उसको कहा कि तुम अभी इसको सिर्फ यूज कर सकते हो, उसको आगे सेल नहीं कर सकते हो, और ये असेट तुम्हारा तब बनेगा जब तुम मुझे इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट भर के दोगे, ओके। शोरूम ओनर माने जो सेलर है वो बायर को ये कहता है कि ये गुड्स तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम इसके ओनर बनोगे। तो ऑब्वियस है, जो सपोज मैंने जो व्हीकल खरीदा है मैं किसी को सेल करना चाहूं, अनदर बायर, ओके, नाउ आई बिकम अ सेलर एंड समवन एल्स बिकम अ बायर। तो इस बायर की ये ड्यूटी है कि वो व्हीकल के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, फिर बाद में वो कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मुझे पता नहीं था, इसके ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है, बायर का ओनरशिप नहीं था, ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। मतलब भले बायर के पास पोजेशन है ना, उसने आगे किसी को बेच दिया, पर ये सेल वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी को पता चल सकता है ना, अगर बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स चेक करे तो उसको पता चल सकता है कि जो मुझे बेच रहा है उसका ओनरशिप नहीं है। चलो एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां पे सेलर ने गुड्स सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल व्हीकल सेल कर दिया और इंस्टॉलमेंट पे सेल किया है, पर कंडीशन ये है कि अगर बायर इंस्टॉलमेंट पे करने में ब्रीच करता है, ओके, तो सेलर कैन नॉट टेक बैक द पोजेशन ऑफ गुड्स। सेलर गुड्स का पोजेशन वापस नहीं ले सकता है, वो सिर्फ बायर के ऊपर केस कर सकता है, माने अब ये गुड्स बायर का हो गया कंपल्सरी, बायर के पास से गुड्स वापस नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली बायर कैन सेल इट फर्दर,
और जो खरीदेगा उसका टाइटल बेटर। फर्स्ट केस में क्या था, अगर ये बायर जिसके पास पोजेशन ऑफ व्हीकल है वो अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है किसी भी, है ना, जो कोई भी आपने कंडीशन रखी थी हायर परचेज के टाइम पे, वो बायर ब्रीच करता है, तो जो शोरूम ओनर है वो गुड्स वापस ले सकता है। द शोरूम ओनर कैन टेक बैक द गुड्स। बट जो सेकेंड एग्जाम्पल है वहां पे क्लियरली बोला हुआ है हम गुड्स वापस नहीं लेंगे, यस वी विल बी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे जो जो बायर ने इंस्टॉलमेंट सेल पे व्हीकल लिया था वो आगे डेफिनेटली सेल कर सकता है और बेटर टाइटल पास करेगा, क्योंकि ये सही मायने में ओनर बन चुका है। okay? Effect of estoppel, where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority, then the buyer will get a good title. काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना, समझने जैसा है। Before a good title by the estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as the true owner or as a person authorized to sell the goods, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल काफी अच्छा दिया हुआ है। A said to be a buyer in presence of C that A is the owner of the horse। ये घोड़ा C का है, पर A B को ऐसा बोलता है C की प्रेजेंस में, जो एक्चुअल ओनर है उसके प्रेजेंस में A B को ऐसा कहता है कि ये घोड़ा मेरा है, और सी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, सी रिमेन साइलेंट। ओके, इसका मतलब हुआ एस्टॉपल। सी ऐसा ही शो करना चाहता है कि ये घोड़ा ए का है। सी रिमेन्ड साइलेंट दो द हॉर्स बिलोंग टू हिम। बी बॉट द हॉर्स। हियर द बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल। ऑब्वियस है सी मना बोल सकता था, फिर भी उसने बोला नहीं। ओके, नंबर 7, sale by an unpaid seller, where an unpaid seller मतलब उसने आपको गुड्स दे दिया है या ओनरशिप दे दिया है, ओके, पर आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो वो किसी और को गुड्स बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा हुआ है, an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods. The buyer acquires a good title to the goods as against the original buyer. Suppose A ने B को गुड्स का ओनरशिप दे दिया और गुड्स जा रहा है ट्रक में, इस ट्रक में गुड्स लोड होके जा रहा है। ओके, अब ये गुड्स बी के पास पहुंचे, इससे पहले ए को कहीं से ऐसा पता चला कि भाई बी तो काफी फ्रॉड पार्टी है, एक्चुअल में तो वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, उसने आगे भी काफी लोगों के साथ चीटिंग किया है, तो बी अपना राइट एक्सरसाइज करेगा। कौन सा राइट एक्सरसाइज करेगा? स्टॉपेज इन ट्रांजिट। माने सॉरी, ए अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, ए अपना राइट एक्सरसाइज करेगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। तो ए ट्रक वाले को कॉल करता है या खुद ही पहुंच जाता है और ट्रक वाले को बोलते हैं देखो बी के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम ये गुड्स बी को दे के आओ, नया बायर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट इंस्टेंस द गुड्स वर सोल्ड टू बी, बी इसका ओनर हो गया था, पर
ए को जैसे ही पता चला कि बी फ्रॉडुलेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो ए ने अपना राइट ऑफ लियन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई किया और ट्रक वाले को बोला कि भाई एक काम करो, तुम्हारा ट्रक उसका डायरेक्शन चेंज करके बी के पास नहीं डी के पास लेके जाओ। ओके, तो भले बी उसका ओरिजिनल ओनर था तो भी डी को गुड टाइटल मिलेगा। बी विल हैव गुड टाइटल टू द गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर। मैं समझाता हूं क्या है। जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होता है तो कोर्ट ऑफ लॉ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, मोस्टली है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी की सारी एसेट्स या बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने के लिए बोलता है कि तुम वहां पे जाओ, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज अपने कंट्रोल में ले लो, धीरे धीरे चीजों को बेचो और लोगों का पेमेंट करते जाओ। एज सच लिक्विडेटर इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स। ऑब्वियस है ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उसके प्रोफेशन में ये चीजें होती हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। पर अगर लिक्विडेटर ने किसी को गुड्स बेचा है देन द परचेसर विल गेट अ गुड टाइटल, क्योंकि लिक्विडेटर को अपॉइंट किसने किया है? कोर्ट ऑफ लॉ। लिक्विडेटर का सिंपल मीनिंग क्या होगा? एक पर्सन आएगा जिसको कोर्ट ऑफ लॉ ने अपॉइंट किया है, वो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोलेगा चलो हटो, गुड बाय, अब ये कंपनी मेरा है, मैं चलाऊंगा इसको, है ना। और वो चलाएगा मतलब क्या करेगा? जब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू करने जैसा लगेगा वो कंटिन्यू करेगा, गुड्स बनाएगा, बेचेगा। कंपनी लिक्विडेट करना कोई आसान बात नहीं है। इट टेक्स अराउंड 2 to 3 years टू शट डाउन अ कंपनी। किसी भी कंपनी को बंद करने में 2 से 3 साल लगते हैं। तो तब तक थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा थोड़ा गुड्स बेचते रहेंगे, जिससे थोड़ा खर्चा निकलता रहेगा। और जैसे ही सारी एसेट्स गई, ओके, गुड्स गया, तो ये सब कर कौन रहा है? और हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स? द लिक्विडेटर। इवन दो लिक्विडेटर इज नॉट द ओनर ऑफ बिजनेस, वो अगर किसी को कंपनी की कोई भी एसेट बेचता है, गुड्स बेचता है, तो परचेसर को वैलिड टाइटल ही मिलेगा। ओके, नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये वाला पॉइंट मैंने काफी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। A sale by pony can convey a good title to the buyer. Now, who is a pony? Simple, एकदम सिंपल है ना। ए ने बी को पैसा दिया, और लेट्स से ए ने बी को गुड्स दिया और बी ने ए को पैसा दिया लोन के फॉर्म में। तो ए के गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं? बी के पास। ए इज अ प्लेजर और पोनर, बी इज अ पोनी। और अगर ये आगे सी को गुड्स सेल कर देता है, क्योंकि गुड्स का पोजीशन बी के पास है, सी ने गुड फेथ में बाय किया है, सी को अवेयरनेस नहीं था कि बी तो सिर्फ पोनी है, मतलब लेंडर है, लोन गिवर है, एक्चुअल तो इसका ओनरशिप ए का है, देन सी विल गेट अ बेटर टाइटल। चलो फाइंडर ऑफ गुड्स को समझते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स सिंपल है ना। आपको इस कहीं पे किसी के गुड्स मिले, किसी का वॉलेट मिला या किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट मिला, आपने जेन्युइनली, मतलब नॉर्मली जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जिसको गुड्स मिले हैं कहीं से, जो उसका खुद का नहीं है, वो उसका ओनर नहीं है ना। सपोज मुझे रास्ते से कहीं से मोबाइल फोन मिलता है ना, तो मैं उसका ओनर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे इसका ओनर को ट्रेस करना है, पुलिस कंप्लेन या कोई भी और मैकेनिज्म से मुझे इसके ओनर को ट्रेस करना है, और उसका ओनर मिले तो उसको ये गुड्स लौटा देना है। पर
एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने ओनर को ढूंढने के लिए, फाइंडर जो है वो एक्चुअल ओनर को ढूंढने के लिए खर्चा करता है, गुड्स को संभालने के लिए खर्चा करता है, पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है, गुड्स को प्रॉपर जगह पे स्टोर करता है, तो उसके लिए उसको जो भी खर्चा होता है वो एक्चुअल ओनर को रीइंबर्स करना पड़ेगा। तो समझो मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूँ, मुझे किसी भी चीज को सेव करके रखने में 5,000 रुपए का खर्चा हुआ, तो जब भी एक्चुअल ओनर मिलेगा मैं उसको बोलूंगा कि पहले 5,000 रुपए ला, फिर तुम्हारे गुड्स लेके जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुड्स को संभालने में 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है। वहां भी बात खत्म हो जाएगी कि चलो गुड्स मिल गया, एवरीवन इज हैप्पी। बट इन केस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद भी आपने काफी कोशिश की, काफी ट्राई किया, उसके बाद भी अगर इसका ओनर नहीं मिलता है, ओनर कैन नॉट बी फाउंड, और इवन इफ फाउंड ओनर मिल गया पर वो मना बोलता है मैं चार्जेस नहीं दूंगा, लॉफुल चार्जेस है कि तुम्हारे गुड्स मैंने बचा के रखे हैं, संभाल के रखे हैं, तो कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा कहता है कि मैं लॉफुल चार्जेस रिकवर कर सकता हूँ। ओके, पर जो एक्चुअल ओनर है वो मना बोल रहा है। तीसरा, इफ गुड्स आर इन डेंजर, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स पेरिशेबल नेचर। और चौथा, if the lawful charges of the finder amounts to 2/3 of its value, suppose मैंने किसी की गुड्स, मुझे कहीं पे किसी के गुड्स पड़े हुए मिले जिसका वैल्यू 5,000 रुपए है, और इसको संभालने में मुझे मिनिमम इतना खर्चा हो गया, सपोज 3,500 रुपए, विच इज 2/3 ऑफ 5,000, मोर देन 2/3 ऑफ 5,000। ऑब्वियस है मैंने 3,500 का खर्चा तो कर ही लिया है, तो अभी गुड्स लॉफुली मेरे ही हो गए। तो इनमें से कोई भी एक सिनारियो हुआ, माने ओनर मिला नहीं, या तो मिला पर वो मना बोल देता है पे करने के लिए, है ना। तीसरा, क्या पे करने के लिए? लॉफुल चार्जेस। फाइंडर ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे गुड्स का 5,000 रुपए, फाइंडर ने बोला कि इस गुड्स को संभालने में मेरे को 1,000 रुपए का खर्चा हुआ है, तो 1,000 रुपए देना पड़ेगा। तीसरा, if goods are in danger, that is of a perishable nature, and fourth, अगर आपके लॉफुल चार्जेस, सबको समझो आपको 6 महीने तक गुड्स संभाल कर रखना पड़ा, है ना, और 6 महीने का जो चार्जेस है गुड्स को संभालने का, वो उसकी वैल्यू का मिनिमम 2/3 हो जाता है। इन चार में से कोई भी केस हुआ, तो जो फाइंडर है वो लीगली किसी को गुड्स सेल कर सकता है, और जो बायर होगा उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, कंफर्म। द बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक ही पॉइंट था, सेल बाय अ नॉन ओनर। कभी भी कोई भी नॉन ओनर, मैं अगर किसी चीज का ओनर नहीं हूं तो मैं उस गुड्स को सेल नहीं कर सकता, और अगर मैंने किया भी तो जो बायर है उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, बायर का नुकसान है। बट ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे बायर को जेन्युइन डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो लॉ में उसके लिए काफी सारे एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। दैट इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय को ओनर्स, सेल बाय पर्सन हु इज हैविंग द पोजीशन ऑफ गुड्स, ओके, सेल बाय बायर बिफोर obtaining the property, sale by an unpaid seller, effect of estoppel, sale by official receiver, sale by finder of goods, sale by pawnee। in all these cases जो भी बायर है वो इवन दो सेलर का ओनरशिप नहीं था तो भी बायर को गुड टाइटल मिलेगा, बायर का टाइटल वैलिड होगा। ओके, द ओनली थिंग, उसको दो ही चीजें प्रूव करनी है, एक तो उसने गुड फेथ में बाय किया हुआ होना चाहिए, और दूसरा आगे जो कुछ भी हो चुका है उसके बारे में उसको पता नहीं था। ओके, so here one part of the topic ends। okay, only one last part is remaining, performance of the contract of sale, which we shall continue in the next video। Thank you।